पब्लिकेशन, पढ़ाई का सेलिब्रेशन, स्टेट पार्टनर उत्तराखंड शासन, एजुकेशन पार्टनर ITV नेक्स्ट, इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। तमाम दर्शकों से कहूंगा कि तालियों को संभाल कर रखें, अभी उनकी ज़रूरत और पड़ेगी, संभाल कर रखें, बहुत खर्च करनी पड़ेगी। रामदास अठावले जी जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मंत्रालय संभाल रहे हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय जो कि समरसता के लिए भी जाना जाता है। हमारा विषय भी वही है। स्वागत है रामदास जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या केंद्र की सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय के जरिए, उनकी योजनाओं के जरिए जो सबसे अंतिम पंक्ति का, पिछली पंक्ति का व्यक्ति है, दलित समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसके साथ न्याय कर पा रही है? आपकी जुबानी। एक तो मैं पहले आपको सुनूं, कि उनका आपका नाम है मनोज मनु। तो सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि जो नीचे का आदमी है, नीचे के आदमी को ऊपर उठाने के लिए सरकार होती है, ऊपर के आदमी को नीचे लाने के लिए नहीं। तो नीचे का आदमी जो ऊपर आएगा तब यहाँ समानता आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता होनी चाहिए। हर आदमी को सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। और अपने देश की जो आबादी 140 करोड़ है, उस आबादी के हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए अपना संविधान जो है, ये संविधान सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका लेता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, सरकार सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है विकास का प्रकाश। तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश को विकास की दिशा से आगे ले जाना है और मैं उसी मंत्रिमंडल में हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा की पार्टी है, सभी वर्गों को साथ में जोड़ने वाली पार्टी है। हम अमीरों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन गरीबों को भी अमीर बनाना चाहते हैं। अमीरों को गरीब बनाना हमारा काम नहीं है। इसीलिए जिस तरह हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है, 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है। यहाँ जो महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल अनेक सालों से ऐसा ही पड़ा था। और आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने हिंदू कोड भी लाया था। और वो हिंदू कोड इसलिए था कि सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जाति धर्म के महिलाओं पर अन्याय होता है और उनको न्याय मिलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू को भी लाया था। लेकिन तब सभी पार्टी के सांसदों ने उसका विरोध किया था और इसीलिए वो बिल पास नहीं हुआ। इसीलिए बाबा साहब ने अपने मंत्रिपद का इस्तीफा दे दिया था। तो इसी तरह सबको न्याय देने के लिए सरकार कोई भी हो, लेकिन सभी लोगों को न्याय देने के लिए काम करना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। एक डायलॉग फिल्मों में आपने सुना होगा और वो डायलॉग है कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। संसद में आपका एक भाषण हमने सुना था और भाषण देते समय आपने इस बात का जिक्र किया था कि राहुल जी यूपीए सरकार की नीतियों के बारे में कि देखिए आपकी नीतियां खराब हो गई हैं, इसलिए अब आपकी सरकार चली गई है, अब मोदी जी की सरकार आ गई है, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी की सरकार अब है तो हम साथ हैं, कल आपकी सरकार आ जाएगी तो हम आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो वो जो अंदाज है, वो अंदाज क्या था? अंदाजा नहीं, जिस तरह नीति जो राजनीति होती है, राजनीति में पॉलिटिकल निर्णय लेने का सबको अधिकार होता है। और ये बात सही है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था
मैं 3 बार कांग्रेस पार्टी के अलायंस में मैं लोकसभा में चुनकर आया था। 1 बार मुंबई से चुनकर आया था, 2 बार पंढरपुर से चुनकर आया था और शिरडी से मुझे हराया था। तो कांग्रेस पार्टी के साथ मैं जरूर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बहुत बार अन्याय किया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज को गांव के बाहर रखकर अन्याय सहन करना पड़ता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अनटचेबल की स्थिति में बहुत बड़े अपमानित हमेशा होते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब संविधान उन्होंने लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी समाज को जोड़ने की भूमिका उसमें रखी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने 1952 के चुनाव में लोगरो नाम का एक क्षेत्र था मुंबई में, वहां से बाबा साहब को हराया था। काजरोलकर नाम के एक दलित समाज के आदमी से उनको हरवाया था। 1954 में भंडारा में नागपुर के पास बाबा साहब अम्बेडकर जी उपचुनाव में खड़े रहे, वहां भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था। और सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई थी? तो वहाँ जगह नहीं ऐसा बोलती थी। लेकिन जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में लगाई। उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं मिला था, वीपी सिंह के टाइम पर वो मिला। तो कहने का मतलब इतना है कि जरूर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। राहुल जी हमारे अच्छे मित्र है, सोनिया गांधी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन आज मेरे सबसे ज्यादा संबंध किसके साथ अच्छे हो गए? उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। क्यों हो गए? नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। क्यों हो गए? कारण? लेकिन मुझे ये जो आपने मुझे मनोज जी पूछा है कि राहुल गांधी जी के बारे में मेरा कहना ये है कि राहुल गांधी जी ने अगर उनको अच्छा काम करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, तो रोज नरेंद्र मोदी जी पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र ऐसा होता है कि विरोधी दल और सत्ताधारी पक्ष मिलकर जो लोकतंत्र होता है। और कभी आप लोगों को भी सत्ता मिली थी, आप कई साल तक सत्ता में रहे थे। अभी नरेंद्र मोदी जी ऐसा एक मजबूत आदमी आया है कि जो आदमी 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना है। और मैं डंके के चोट पर बताना चाहता हूं कि 2029 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी दोबारा चुनकर आएंगे और नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और चौथी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मैंने बोला था कि राहुल जी, आपके पार्टी में कुछ दम नहीं रहा है, आपके पार्टी में नहीं है कुछ दम, आपके पार्टी में नहीं रहा है कुछ दम, और मैं भी नहीं हूँ कुछ कम। तो मैंने उनको बोला था कि भाई आपके पार्टी में दम नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे? कारण क्या? कारण बता दीजिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पा सकते हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूं। क्या? देखिए, रेणुका जी भी बैठी हैं, आपकी पुरानी सहयोगी हैं। मतलब उनके अंदर कोई कमियां हैं। लोग कहते हैं बहुत इनोसेंट हैं, बड़े अंदर से बड़े अच्छे हैं, उनको वो श्रूड पॉलिटिक्स नहीं आती है, वो जैसे हैं वैसे दिखते हैं। यही कारण है या प्रधानमंत्री बनने के या सरकार में नहीं आने के कुछ और कारण हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था तब मुझे यूपीए के टाइम पर मंत्री नहीं बनाया था। मैं रिपब्लिकन पार्टी से मैं अकेला था, लेकिन मुझे इसलिए मंत्री नहीं बनाया था कि मैं अकेला हूं, ऐसा उनका कहना था। अच्छा। लेकिन मैंने बोला कि भाई मेरे साथ तो पूरे देश भर के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। हाँ। तो सोनिया गांधी जी को मैंने बताया था कि आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने प्रधानमंत्री बनाया है। हाँ। लेकिन मैंने ये बोला था कि शरद पवार को एक बार आपने प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हाँ। और आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के बारे में उनके बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे, रिजर्व बैंक के वो चेयरमैन भी रहे थे मुंबई में, और वो बहुत बड़े शांत स्वभाव के थे। तो उनको मौका दे दिया था। लेकिन मैंने सुझाव दिया था कि शरद पवार जी को कुछ दिन के लिए बनाओ और 2-2.5 साल के लिए राहुल गांधी को बनाओ, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस का कहना ये था कि भाई हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, जब मेजोरिटी आएगी तब उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अभी इतनी जल्दी संभव नहीं दिखता है।
और मैं जब तक नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ तब तक ये नामुमकिन है। जब तक अठावले जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं तब तक नामुमकिन है, और जब वो राहुल जी के साथ आ जाएंगे तभी ये संभव हो पाएगा। आपका कहने का मतलब ये है। अच्छा, विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां बार बार सवाल देश की इकोनॉमी पर उठा रही है। वो कह रही हैं कि साहब ये कैसी इकोनॉमी है कि रुपया गिर रहा है और इकोनॉमी ऊपर उठ रही है। ये क्या समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि सवाल उठाना हर एक को अधिकार है। लोकतंत्र में सरकार पर अटैक करने का अपने को अधिकार भी है, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो उसके लिए अच्छा बोलना चाहिए। सरकार अगर कोई एक आधा कानून बनाने के लिए बिल लाती है, जिस तरह महिला आरक्षण का बिल लाया और कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियों ने एक मत उसको सपोर्ट किया था, तो जब ऐसी कुछ अच्छी बातें आती है तब वो सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब आपने मनोज इकोनॉमी का सवाल पूछा है, तो जब यूपी की सरकार थी तब अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी रिकॉर्ड में, हम नहीं बोलते हैं। और उसके बाद 10 साल के बाद अपने देश इकोनॉमी नंबर 5 पर आई, और अभी हमारी इकोनॉमी जापान नंबर 4 पर था तो हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। और एक साल के बाद चमत्कार देखो कि हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर आएगी। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 2 पर हम आएंगे। और हमारा विजन है कि 2047 तक जब देश की आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे तब इंडिया की इकोनॉमी नंबर 1 पर आ सकती है, अमेरिका की जगह हम ले सकते हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो इसीलिए रिकॉर्ड में तो अपनी इकोनॉमी ऊपर है, अभी इकोनॉमी का कहीं से है ऐसा बोलते वो ठीक नहीं है जी। जरूर हमारा प्रयत्न है कि यहाँ के हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए हमारी सरकार काम कर रही है। अब चूंकि आपके मंत्रालय की बात कर लेते हैं, आपके मंत्रालय में जब थावरचंद गहलोत साहब की कैबिनेट मिनिस्टर थे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के, उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया था और वो प्रस्ताव था प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का। सरकार का मानना था कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। उस प्रस्ताव का क्या हुआ, क्योंकि थावरचंद साहब तो उसके बाद गवर्नर बने गए, चले गए, क्या उस पर सरकार विचार कर रही है? मुझे लगता है कि एक तो सरकारी उद्योग प्राइवेट हो रहे हैं और इसीलिए शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के तरफ से हमेशा मांग होती रही है। सभी क्षेत्र अगर सरकार के प्राइवेट होते रहेंगे तो रिजर्वेशन पूरा कम हो जाएगा। इसीलिए जो सरकारी क्षेत्र प्राइवेट होते हैं उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे एनडीए के, तब उन्होंने कमेटी बनाई थी और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन वो जो प्रस्ताव अभी है, लेकिन अभी तक वो निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन अभी देखते आगे क्या होता है। लेकिन हमारी मांग है, मेरी मांग है एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर के नाते हमारी मांग है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन के मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार संसद में मांग किया था कि शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्ण समाज में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बहुत फैमिलीज है, उनके बच्चों को शिक्षा में नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमारे सरकार ने, माननीय मोदी सरकार ने 10% आरक्षण जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे दिया है। ये बात सही है, क्योंकि आर्थिक आरक्षण पर आरक्षण की बात उठ रही थी। क्रीमी लेयर जो है, क्या क्रीमी लेयर को आरक्षण से अलग करने की ज़रूरत आन पड़ी है? क्योंकि ये हो रहा है कि अभी भी दलित पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, उसको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो और आरक्षण का लाभ पीढ़ियों तक ले रहे हैं, दशकों तक ले रहे हैं, और जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो अभी भी गाँव में है, पिछड़े इलाकों में है। मुझे लगता है कि गांव वाले ही लोग, हम गांव से आए हैं, मैं गांव से आया, मैं मंत्री बन गया, मैं गांव से आने वाले लोग बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, एडवोकेट और प्रोफेसर, अनेक क्षेत्रों में साइंटिस्ट, अनेक क्षेत्रों में हमारे गांव के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर शेड्यूल ट्राइब के लिए लगाना वो ठीक नहीं है। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर है, तो 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है उनको ही रिजर्वेशन मिलता है।
इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए भी 8 लाख की मतलब वो अट है, लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट के लिए क्रीमी लेयर की पद्धत लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से वो गांव के बाहर रहे हैं और अभी हमको 1950 आरक्षण हमको मिला है। इसीलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए क्रीमी लेयर की पद्धत लगाना ठीक नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। आपके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है। मध्य प्रदेश में एक आईएएस हैं संतोष वर्मा, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए, या आरक्षण खत्म तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दलित को ना दे दे, या कोई ब्राह्मण की बेटी दलित के बेटे से संबंध ना बना ले, मेरे बेटे से संबंध ना बना ले। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि संबंध किससे बनाना है नहीं बनाना है ये व्यक्तिगत विषय होता है, उसमें फ्रेंडशिप होती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तरफ से इंटरकास्ट मैरिज को 2.5 लाख रुपए में देते हैं। राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए देती है, कुछ राज्यों में 1 लाख रुपए देते हैं, 50,000 रुपए देते हैं। तो रिकॉर्ड ऐसा है कि एक साल में कम से कम 2.5-3 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, जो इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते हैं, अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं और अनेक जाते हैं। मैंने भी इंटरकास्ट मैरिज किया है। मेरी बीबी यूपी के रहने वाली श्रीवास्तव है और मैंने मतलब इंटरकास्ट मैरिज किया है। और वो सभी जो श्रीवास्तव लोग मेरे घर आते हैं, मैं भी उनके घर जाता हूँ। तो कास्टिज्म खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज करना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि लव मैरिज तो होते हैं, लेकिन मेरी मांग सूचना ये है कि भाई प्रपोज मैरिज भी होना चाहिए। अगर जिस तरह अपने जाति में अपन देखते हैं कि भाई इसका मकान ठीक है क्या नहीं है, नौकरी है क्या नहीं है, इनकम है क्या नहीं है, इसका स्वभाव क्या है, हमारी लड़की को अच्छा संभालेगा या नहीं संभालेगा, उसी तरह एक दूसरे समाज में भी इसी तरह का एक मूवमेंट होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब भी है। एक सवाल है आपके स्टेट से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। बीएमसी का चुनाव आ चुका है, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की उपस्थिति है, आपकी तैयारी कितनी? हाँ, तो महाराष्ट्र में चुनाव अभी जो 29 महानगर पालिका है कारपोरेशन से, उसका चुनाव अभी आया है जी। और 15 जनवरी को वो चुनाव है, 16 जनवरी को रिजल्ट आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में जो बीएमसी है, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इस कॉरपोरेशन में हमारी जो महायुति है, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे जी है, अजित दादा पवार जी है, मैं हूँ। तो हम लोग मतलब वहाँ बीएमसी का जो चुनाव है, ये बीएमसी का चुनाव हम जीतेंगे। वहाँ का मेयर महायुति का होगा। और जो ठाकरे बंधु है, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने गड़बड़ किया है। उन्होंने राज ठाकरे को साथ में लेने से उन्होंने अपना भारी नुकसान कर दिया है जी। क्योंकि राज ठाकरे जी एक अच्छे नेता है, बहुत सारे लोग उनके सभा में जमा होते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिलता है। और वो मतलब दादागिरी करने का काम करते हैं। हम भी मराठी, हमको मराठी का अभिमान है, लेकिन जिनको मराठी आती नहीं है तो मराठी बोलने तो मैं थप्पड़ मारूंगा, इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। मुंबई भारत की इकोनॉमिकल राजधानी है, वहाँ देश के कोने कोने से हर आदमी वहाँ आता है, उनको रोजगार मिलता है, उनको पेट भरने का मौका मिलता है। और इसीलिए मुंबई में 40% मराठी लोग हैं, 60% नॉन मराठी लोग हैं। मराठी लोगों में से वोट हमको भी मिलेगा। और ठाकरे बंधु को मतलब सत्ता से रोकने के लिए मैं महायुति के साथ हूँ और आगे भी रहेंगे। हमारे महायुति का मेयर बनेगा, निश्चित तौर पर महायुति का मेयर बनेगा, ऐसी शुभकामनाएं। चूंकि आपने मेरा नाम लेके कविता का जिक्र किया और आपका जो अंदाज है उससे मैं प्रभावित हूं, तो आपके अंदाज को मैंने अपने अंदर उतार लिया और उसी अंदाज में मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा। इंडिया न्यूज के मंच पर रामदास अठावले आए हैं, तो उन्हीं के अंदाज में समापन भी करना पड़ेगा। आपका नाम है रामदास अठावले, इसलिए हम थे आपको यहाँ बुलाने के लिए उतावले। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रामदास जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपने बोला है कि मेरा नाम है रामदास, मेरा जरूर नाम है रामदास, लेकिन मैं इंडिया टीवी का हूँ खास।
इंडिया न्यूज का खास। और मुझे मतलब जब मुझे मतलब जब मैं अमेरिका जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, तो मुझे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो मैं जब लेता हूँ अलग अलग कंपनी के शूज़, जब मैं फॉरेन में जाकर लेता हूँ अलग अलग कंपनी के शूज़, तो मुझे याद आती है इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, थैंक यू सो मच सर। यही एक गोल्डन मोमेंट था इंडिया सर, न्यूज आपसे- मंच का। सर आपसे रिक्वेस्ट रामदास करेंगे अठावले सर जी, प्लीज आप अभी मंच पर ही रुके। एक और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है सचिन गुप्ता ऑफ एस पब्लिकेशंस को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं। और आईटीवी नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर राकेश सिंह को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। सर पुस्तक आप जो है वो भेंट करें। पहले एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। बिल्कुल। और ये खास लम्हा एक तस्वीर में भी हम कैद करना चाहते हैं। तालियां हो जाएं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। बड़ा खास लम्हा है ये, बिल्कुल। और बड़ा खास सेशन भी रहा। यादगार पल, यादगार कविताएं भी। दर्शक के पल को पूरे दिन याद करेंगे। रामदास बिल्कुल। अठावले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत-बहुत करता हूं शुक्रिया सर आपका। इंडिया न्यूज मंच में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के मंच पर आने के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर बात इस मंच कार्यक्रम को लेकर करें तो तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं वो लगातार दिन भर हमारे साथ जुड़ती रहेंगी, जिनके साथ हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। और एसोसिएट स्पॉन्सर एस पब्लिकेशन, पढ़ाई का सेलिब्रेशन, स्टेट पार्टनर उत्तराखंड शासन।